आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में ग्रेविटेशन। तो आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें जो चीज़ें छूट जाएगी वो दूसरे वीडियो में आएगा, क्योंकि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको अगले पार्ट में फिर पढ़ लेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में मैं ये पहले बता दे रहा हूँ कि ग्रेविटेशन शुरू करने से पहले कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी 3 नियम दिए थे। उन 3 नियमों में हम लोगों को आज विशेष रूप से चर्चा करना है कि तीनों नियम में क्या क्या गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांत दिया गया है। और ऐसे तो जो लोग मतलब 10वीं कक्षा पार कर चुके हैं वे लोग ग्रेविटेशन को बहुत बार पढ़ चुके होंगे कि न्यूटन ने ये सेब का फल गिरा, ये सब तो बहुत फालतू की चीज़ें हैं, इन सब से कोई लेना देना है नहीं, एग्जाम में पूछता भी नहीं है, ये सब चीज़ें जानने से कोई प्रॉफिट नहीं है। तो ये फालतू की चीज़ें छोड़कर हम लोग काम की बात करते हैं डायरेक्ट। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी 3 नियम दिया और गुरुत्वाकर्षण में ये नियम बताया कि प्रत्येक कण, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण है जो, तो ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। पहले नियम में ये बता दिया। फिर क्या दिया नियम दूसरे में कि जो भी पिंड होगा ब्रह्मांड में, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच आकर्षण अगर हो रहा है तो उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा कि दो पिंडों के बीच के जो द्रव्यमान होगा उनके गुणनफल के समानुपाती होगा। और क्या बताया कि दो पिंडों के बीच जब ये बल काम करेगा तो उनके बीच की कुछ तो डिस्टेंस होगा, तो उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इससे हम लोग निकाल लेंगे ग्रेविटेशन का फॉर्मूला और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत ही सूक्ष्म फोर्स है, मतलब कि एकदम छोटा सा फोर्स है। तो यह मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं बदलता नहीं, इसीलिए इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक द्वारा भी डिनोट किया जाता है। कैपिटल जी होता है जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग लिख कर एक बार चर्चा कर लेते हैं अच्छा से। और बाकी चीज़ें तो हम लोगों ने घर्षण और बाकी चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो जो भी चीज़ें इसमें आएगा उसको हम लोग डिटेल्स में एकदम चर्चा करते जाएंगे। तो सबसे पहले न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में कुछ सिद्धांत दिया था। न्यूटन के बारे में हम लोग तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए। बाकी पिछले वीडियो में जिन लोगों को समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा वो पिछला वीडियो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हैं, उनको एक बार से देख लेना है, तब समझ में पूरी की पूरी बात आ जाएगी। आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। बाकी चीज़ें जो कुछ भी छूटेगा वो एक एक टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो ग्रेविटेशन हिंदी में, इसका हिंदी होता है गुरुत्वाकर्षण। तो आज हम लोग शुरू करेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल यही तो होता है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। न्यूटन ने इसमें क्या नियम दिया? न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स संबंधी नियम, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है संबंधी नियम, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशन होता क्या है? सबसे पहले कि ग्रेविटेशन एक प्रकार का आकर्षण बल है। ये क्या करता है? किसी पिंड को अपनी ओर खींचने का काम करता है। तो यह एक प्रकार का आकर्षण बल है। यह एक प्रकार का आकर्षण बल है। कैसा बल है? आकर्षण बल है। एक प्रकार का आकर्षण बल है, अट्रैक्टिव फोर्स है। यह बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसके बारे में तो और हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है और आकर्षित करता है। आकर्षित करता है।
अच्छा, जो भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जो भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा जो कर रहे हैं, तो उस पर एक प्रकार का अभिकेंद्री बल कार्य करता है। अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल को मैंने बता दिया है। तो उन पर एक अभिकेंद्री बल कार्य करता है mv²/r। तो वो क्या करता है, जैसे अगर यहाँ पर अगर सन को मान लिया जाए, ये सूरज है और ये कोई भी पिंड है एक अलग, अगर ये इसकी ऐसे परिक्रमा कर रहा है तो ये क्या करेगा कि अंदर की ओर एक mv²/r फोर्स काम करता है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद में ये बताया कि जो भी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं और जो भी ग्रह हैं, तो जो भी पिंड है एक दूसरे में, तो यह क्या होगा, यह बल दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। अच्छा, इतनी बातें तो समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि F जो होगा वो समानुपाती का यही सिंबल है। तो समानुपाती होगा, अगर दो पिंड है M1 और M2, तो M1 गुणे M2 होगा। इसका मतलब ये हुआ। तीसरा में ये बताया कि दोनों पिंडों के यह बल जो होगा पिंडों के, जो दोनों पिंड होगा, पिंडों के बीच की दूरी, जो बीच की दूरी होगी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। इसका मतलब क्या होगा, जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब वही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², ऐसे करके होगा। तो जब ये हुआ तो इससे हम लोग क्या करेंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल, अगर यहाँ पर लिख ले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर बात करें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, यहाँ से आया M1 M2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 और डिवाइडेड बाई r²। यही तो r है, ये r²। अगर कोई पिंड M1 है यहाँ पर, और अगर यह सन है, ये सूरज है, और यहाँ पर अगर कोई और ग्रह है, अगर यहाँ पर बृहस्पति है या मंगल है, ऐसे करके, तो ये अगर M1 है तो इसको M2 मान ले, तो इन दोनों के बीच की जो भी डिस्टेंस होगा वही r होगा। तो r जो होगा, तो इसके बारे में बताया। तो दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, M1 M2 डिवाइडेड बाई r², यही होगा। अब M1 और M2/r² होगा। अगर इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐसे लिखे और कांस्टेंट के चिन्ह को, अगर मतलब समानुपाती के चिन्ह जो कांस्टेंट है यहाँ पर लगा दें, तो ये समानुपाती बराबर में ऐसे बदल जाता है। और जब बराबर का साइन देते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, कैपिटल G M1 M2/r², यही होता। और G क्या है, तो यही है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इतनी बातें समझ में आ रही होगी। और इस G का वैल्यू है, इस G को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण नियतांक। दिख रहा होगा यहाँ तक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका वैल्यू कितना होता है यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, यही होता है।
अगर अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला भी मैंने बता दिया है। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर निकालना होगा तो जी का डायमेंशनल फार्मूला ऐसे तो निकालने के लिए तो मैंने बता दिया कि कैसे निकलता है, कि न्यूटन का एक बार निकाला, मीटर का ऐसे करके, फिर के जी का। तो इसका क्या होगा, m -1 L⁻³ और t का -2, ये होता है बीमीय सूत्र। ये क्या है, बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। जी का विमीय सूत्र ये होता है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कैपिटल जी का विमीय सूत्र क्या होता है। ऑप्शन में 4 दे देगा, -3, 3 के जगह पर -3 कर देगा, 2 ऐसे कर देगा, कुछ भी। तो इसको एक बार देख लेना। फिर इतना के बाद में, तो ये तो ग्रेविटेशनल फार्मूला हुआ कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में, ब्रह्मांड का कोई भी पिंड हो, अगर दो पिंड है, बुध शुक्र को ले लिया जाए या पृथ्वी मंगल को ले लिया जाए, दो पिंड होना चाहिए। तो दोनों पिंड के बीच में, ऐसा नहीं कि ग्रह ही, कोई भी दो पिंड हो, अगर ये है और ये वस्तु है, अगर दो ये पिंड है, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो यही बताया। तो ये जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, m1 m2 बाई आर स्क्वायर, कैपिटल जी को उसमें ऐड कर लेंगे तो F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है। फिर इसके बाद में कैपिटल जी का वैल्यू याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और इसका जो ये एसआई यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैपिटल जी का एसआई यूनिट बहुत पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है, तो ये ज़रूरी है ज़्यादा। इसके बाद में क्या होता है कि कोई पिंड है, अगर पृथ्वी अगर उसको अपने केंद्र की ओर खींचती है तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। अगर ब्रह्मांड में कोई भी पिंड, दो पिंड के बीच आकर्षण होता है तो उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यह कभी बदलता नहीं, ये कैपिटल जी है, ये कहीं बदलता नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है, इसीलिए इसे सर्वात्रिक नियतांक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियतांक है ये, एक इसका वैल्यू कहीं चेंज नहीं होगा। इसका वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही होगा। अच्छा, इसके बाद में और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ और आगे की चीज़ें बाकी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आगे क्या है, ये तो गुरुत्वाकर्षण हुआ। गुरुत्वाकर्षण में बस कुछ है नहीं, गुरुत्वाकर्षण में बस एक ही है कि यह तो क्या करता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। F इक्वल टू जी, कैपिटल जी होता है, स्मॉल जी नहीं, कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसके बाद में गुरुत्व बल होता है। तो गुरुत्व बल क्या होता है, तो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी। ये तो गुरुत्वाकर्षण हुआ। उसके बाद में गुरुत्व बल क्या होता है, गुरुत्व बल अगर पृथ्वी की बात कर दिया जाए, मतलब किसी पिंड के सिवाय अगर पृथ्वी के बारे में बात कर दिया जाए, चर्चा किया जाए, तो वो गुरुत्व बल में आएगा। इसमें क्या होता है कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच अगर कोई भी पिंड है और उसमें एक पृथ्वी है और उन दोनों के बीच में पृथ्वी अगर अट्रैक्शन कर रही है तो वो ग्रेविटी आएगा। तो उसमें अगर हम लोग इसके बारे में और चर्चा कर लें, थोड़ी लाइट कम लग रही है तो मैं लाइट को जला दे रहा हूँ, थोड़ी वेट करना है। हाँ, तो अब लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें क्या, ग्रेविटी में क्या है कि पृथ्वी अगर किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच रही है तो उसे ग्रेविटी गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण इसी को कहते हैं। तो इसमें क्या हम लोग को लिखना है कि पृथ्वी अगर किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींच रही है, पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचना
गुरुत्व है। अच्छा, ये क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पर ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी अगर किसी वस्तु को खींच ले, तो पृथ्वी अगर किसी वस्तु को खींचे तो इसमें एफ क्या होगा, तो इसमें एफ क्या होगा, कैपिटल जी तो होगा, और मास ऑफ अर्थ होगा एम ई। मैं बड़ा लिख दे रहा हूँ, ए एम और मास ऑफ अर्थ, और ये क्या होगा एम, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के फिर भी व्युत्क्रमानुपाती ऐसे होगा, ये मास ऑफ अर्थ और ये क्या होगा, जो वस्तु होगा उसका द्रव्यमान होगा, और ये आर स्क्वायर। इसमें क्या होगा, जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी का वैल्यू तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है ही। इतनी समझ में आ गई। अब एम क्या है, मास ऑफ अर्थ क्या है, तो मास ऑफ अर्थ के बारे में बात करें तो 6 × 10⁻24 kg होता है। अच्छा, 5 दशमलव कुछ होता है, 5.94 ऐसे करके होता है, 5.59 ऐसे, और × 10⁻24, तो 5.59 को हम लोग 6 मान लेते हैं ना, 6 × 10⁻24 kg होता है। और जो रेडियस ऑफ अर्थ है इसको ऐसे कर देते हैं कि आर और ई, रेडियस ऑफ अर्थ। तो जो रेडियस ऑफ अर्थ है आर ई स्क्वायर, ये क्या है 6.4 × 10⁻6 मीटर। इतना, ये समझ में आ गया। ये क्या है, एक नियतांक है, इसका वैल्यू कहीं नहीं बदलता। और जो यहाँ पर ये है, तो ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स जो ये होता है जी, तो जो पृथ्वी के द्वारा खींचा जाता है किसी वस्तु पर, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल जो है वो उसमें ग्रेविटी के कारण होता है। तो ग्रेविटी में स्मॉल जी के बारे में बात करें, तो स्मॉल जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है, स्मॉल जी का वैल्यू होता है, ये क्या होता है कि जो स्मॉल जी होता है ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, किसी वस्तु को एक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही काम करता है। जैसे मैं ये बता दे रहा हूँ कि किसी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसके स्पीड या वेलोसिटी में जो कमी आती है तो वो ग्रेविटी के कारण ही आती है। तो गुरुत्वाकर्षण जो काम करता है यहाँ पर पृथ्वी में, तो गुरुत्व बल जो काम करता है उसमें स्मॉल जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा ही होता है। किसी वस्तु को ऊपर की ओर जब फेंकते हैं तो उसमें स्मॉल जी काम करता है। तो जी के बारे में अगर जानना है तो जी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। वो बहुत ही छोटा और सरल क्वेश्चन है कि जी का वैल्यू कहाँ बदलता है कहाँ नहीं बदलता है। तो स्मॉल जी जो होता है ये हमेशा बदलता है, ये टाइम टू टाइम बदल जाएगा। और जो कैपिटल जी होगा ये कहीं चेंज नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं आसानी से बाकी सभी चीज़ें। तो जो F इजक्वल टू हमने लिखा था कि G/m/r स्क्वायर, मैंने जो लिखा था। तो ये F क्या है, F एक है ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ग्रेविटी है। तो इसको F को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग स्मॉल g से। तो ये स्मॉल g बराबर G/m/r स्क्वायर होता है। ये मास ऑफ अर्थ है, ये चूंकि ये ग्रेविटी है, अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी में जो कमी आती है, तो वेलोसिटी में कमी किसके कारण आती है, क्योंकि पृथ्वी उन वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है। अच्छा, इससे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि जब हम लोग का पृथ्वी बना था, अगर पृथ्वी के बारे में अगर ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ठीक है, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो पृथ्वी की संरचना है, अगर ऐसे पृथ्वी को काट लिया जाए, पृथ्वी को अगर काट लिया, पृथ्वी तो एक सॉलिड है, ऐसे अगर पृथ्वी को अगर हम लोग काट ले 3D में ऐसे, तो अगर इतना ही ऐसे काट ले तो पृथ्वी 3 भागों में बटा है ऐसे करके। ये क्या होता है, ये होता है सियाल, ये है सीमा, और ये है नीफे।
ये चीज़ें ज्योग्राफी का पार्ट है। ये नीफ है, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट, क्रस्ट। और ये है मेंटल, मेंटल। और ये क्या होता है? कोर। यही तो होता है। इतनी चीज़ है। अब ये क्या होता है? ये होता है जो निकेल और फेरम से बना। नीफे है जो निकेल और फेरम से। ये क्या है? तो ये है सिलिकॉन, एसआई और मैग्नीशियम से बना। और ये क्या होता है? सिलिकॉन और प्लस एल्युमिनियम से बना होता है। इतनी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो जो पृथ्वी का कोर है, अगर ये पृथ्वी का कोर अभी ये क्या है? गर्म अवस्था में है। अभी ये गर्म है। तो जब ये गर्म है तो यहाँ से ये निकेल और फेरम क्या है? निकेल और फेरम जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने के कारण पृथ्वी क्या करता है? यहाँ से चुंबकीय तरंग उत्पन्न ऐसे होता है ऊपर की ओर। तो ये चुंबकीय तरंग एकदम से पृथ्वी के सियाल तक, मतलब क्रस्ट तक आती है। और ये क्या करता है? ग्रेविटेशनल ग्रेविटी को उत्पन्न करता है। इतनी बातें समझ में आ रही होगी। तो ये जो नीफे है, यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है और ये सियाल तक आता है। तो जब ये नीफे गर्म होने के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है और ग्रेविटी उत्पन्न होता है, तो इसी के दौरान इस जी का मान काम करता है। और एम ई क्या है? एम ई तो मास ऑफ अर्थ है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। और ये कैपिटल जी तो कांस्टेंट ही है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जी का वैल्यू कहाँ बदलता और कहाँ नहीं बदलता। इससे पहले अगर इतना चीज़ें समझ में आ गया होगा तो मैं इसके बारे में और थोड़ी बता दे रहा हूँ। जो निकेल है और फेरम, तो फेरम के बारे में कुछ हम लोग जान ले तो अच्छा होगा, क्योंकि केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में तो बाकी चीज़ें सब कुछ आएगा ही, लेकिन एक बार रिवीजन कम से कम हो जाएगा। बस याद नहीं करना है, बस एक बार ध्यान दे देना है। क्या होता है? जैसे अल्युमिनियम है, तो अल्युमिनियम के कुछ अल्युमिनियम 13 नंबर पर आता है। अल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13। वैलेंसी इसका +3 होता है। और तो इसके बारे में अगर बात कर ले तो अयस्क के बारे में पूछ लेता है कि अल्युमिनियम का अयस्क क्या है। अल्युमिनियम तो एक हल्का पदार्थ है, वायुयान बनाने में इसका काम आता है। ये सब चीज़ें अलग की चीज़ें हैं। तो जो काम की चीज़ें हैं और याद करने वाली, तो अल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार और क्रोयोलाइट। ये 4 चीज़ें याद कर लेना। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अल्युमिनियम, या तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एल्युमिनियम जो है इसको मैं मिटा के और अच्छा से लिख दे रहा हूँ। इतनी चीज़ें समझ में आ रही होगी तो मैं फिर से इधर लिख दे रहा हूँ। अल्युमिनियम क्या होगा? बॉक्साइट, बॉक्साइट होगा, बॉक्साइट, बॉक्साइट होगा। फेल्सपार, फेल्सपार, कोरंडम, कोरंडम और क्रोयोलाइट, क्रोयोलाइट। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। एल्युमिनियम के बाद क्या था? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या होता है? मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट। ये आ गया टॉपिक, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये ग्रेविटेशन से इसका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। ये चीज़ें एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर न तो मैं इसको ना भी बताऊँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेता है, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, डोलोमाइट। और क्या है? एक और है अयस्क इसका, मैग्नीशियम का एक और अयस्क है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। और क्या था? फेरम था, एफी। तो फेरम का क्या होता है? हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। यही चीज़ है। एक था निकेल, तो निकेल का क्या होता है? पेंटलैंडाइट, पेंटलैंडाइट। बाकी अयस्क तो बहुत सारे हैं। तो
इतना चीज़ है, ये समझ में आ रही। जैसे अगर सोना के बारे में पूछ ले कि सोना का क्या होता है, तो कैल्वेराइट होता है सोना का, और पेटसाइट होता है, पायरोसाइट होता है, पेटसाइट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे चांदी के बारे में पूछ ले तो अर्जेंटाइट होता है, सिल्वर ग्लांस होता है, एजूराइट होता है। अगर टंगस्टन के बारे में पूछ ले तो टंगस्टन में वोल्फ्रेमाइट, ये सभी चीज़ें याद होना चाहिए। और पारा का अगर पूछ ले तो पारा का सिनेबार और कैलोमल होता है, जिंक का जिंक ब्लेड होता है, और कैलेमाइन होता है। तो इन सभी चीज़ों को याद कर लेना है। बाकी चीज़ें जी के बारे में मैं बता दे रहा हूँ कि जी का वैल्यू कहाँ कहाँ बदलता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जी का मान कहाँ बदलता है और कहाँ नहीं बदलता है। तो अगर पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाए तो जी का वैल्यू बदल जाता है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ अर्थ पे काम करता है। अगर रेडियस 6.4 इंटू 10⁶ मीटर है, तो अगर रेडियस इससे बढ़ेगा या घटेगा तो पृथ्वी का जो जी का वैल्यू होगा ये बदल जाएगा। तो पृथ्वी से एक केवल याद कर लेना है, बाकी समझने से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि पीएचडी करना है ग्रेविटेशन में, पीएचडी करके कोई मिलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जाना है डीआरडीओ में और वहाँ से उपग्रह का प्रक्षेपण करना है, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। बस एक जॉब मिल जाए, बस दुनिया खुश और अपने भी खुश होना है। तो नोट में क्या लिखना है ये याद कर लेना। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको याद कर लेना ही अच्छा है, बाकी फालतू की दिमाग लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। एक भी जॉब नहीं होगा और ऐसे बर्बाद हो जाएगा इंसान। बहुत सारे बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। लगता है ना कि पीएचडी करना है, वैसे एकदम पढ़ो और उससे कुछ नहीं होने वाला है। जी का मान बदलता है, तो ऐसे यहीं से समझ में आ रहा होगा कि मास अगर बदलेगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बदलेगा, रेडियस ऑफ अर्थ बदलेगा तो ये भी बदल जाएगा। तो क्या होगा कि पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर, ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। बस इतनी चीज़ें याद रखना है। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ का जो फंडा है ये क्या होगा, और मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें और क्या है, कि इसी में है कि जी का मान और कहाँ बदलता है। तो जो समुद्र तल है, समुद्र तल प्लस 45 डिग्री अंशांश तक जी का मान, जी का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इतना ही होता है। और क्या होता है, ध्रुवों पर जी का मान, ध्रुव पर जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। 10 मीटर प्रति, तो इसका मतलब क्या होगा कि ध्रुवों पर जी का मान क्या होगा, जी का मान ध्रुवों पर क्या होगा, तो जी का मान ध्रुवों पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, रेडियस बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा, घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। अच्छा, रेडियस एकदम से कम हो जाए तो इतनी बातें तो समझ में पहले आ गई, तो बस इतना याद करना है। और क्या होगा, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा, कम होगा। विषुवत रेखा पर जी का मान कम होगा। अपने से दिमाग लगा लेना है कि बाकी चीज़ें तो जो हैं सो हैं। तो इसमें इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं। इसमें क्या समझने वाला, जी का मान बढ़ता है घटता है, इसमें कौन सी तीर मारना है, कुछ नहीं मारना है। इतनी बातें एकदम से कंफर्म हो गई होंगी, बाकी कुछ नहीं। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व हो जाए, वह उतना ही तक करना है। बाकी पीएचडी तो करना नहीं है, और इधर उधर की बातें एकदम से नहीं, और किसी से कुछ मतलब नहीं, चुपचाप अपना पढ़ना है। अच्छा, इतनी बातें समझ में आ गई। और इसमें जो भी क्वेश्चन आता है वही Gm1m2/r² पर वो आता है क्वेश्चन, और जी का जो एसआई यूनिट होता है, कैपिटल जी का वैल्यू होता है। इन सभी चीज़ों को याद कर लेना है। अच्छा, जी का वैल्यू एक और कंडीशन में बढ़ता है कि पृथ्वी के अगर गुरुत्वाकर्षण जो है, जो ग्रेविटी है, इस पर भी जी का वैल्यू डिपेंड करता है।
तो इसमें क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख दूँ, पृथ्वी के घूर्णन पर जी का मान डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जी का मान निर्भर करता है पृथ्वी के घूर्णन पर। अगर जो जी है, अगर पृथ्वी घूर्णन कर रही है, अगर पृथ्वी यहाँ से ऐसे की ओर घूम रही है, तो अगर पृथ्वी धीरे घूमना शुरू कर दे या तेज घूमना शुरू कर दे तो क्या होगा जी के मान पर। तो पृथ्वी का अगर जी का वैल्यू जो है वो क्या होगा, तो जी डैश क्या होगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और कॉस थीटा ऐसे करके होता है। ये कॉस थीटा अक्षीय झुकाव है पृथ्वी या किसी भी उपग्रह का, तो इससे कोई मतलब है नहीं। और ये क्या है, इसको ओमेगा को हमने बता दिया था कि ये जो अगर कोई वृत्तीय गति कर रहा है तो उसका रिवॉल्यूशन के बारे में ये बताता है। तो अगर रोटेशन जो होता है, रोटेशन, तो रोटेशन के बारे में बताता है। तो ये ओमेगा, अगर ये बढ़ेगा, ओमेगा मतलब पृथ्वी की गति अगर बढ़ जाएगी, घूर्णन गति बढ़ेगी, तो ये क्या होगा, ये तो 9.8 है, ये 9.8 इसका वैल्यू है। और इसमें से क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा तो इसमें से ये घटेगा टोटल, और घटते घटते ये जितना बढ़ेगा उतना इसमें से घटेगा, तो ये क्या होगा, ये भी घटेगा। तो ऐसे बताया जाता है कि अगर पृथ्वी की गति को 17 गुना कम बढ़ा दिया जाए, पृथ्वी की गति, पृथ्वी का घूर्णन 17 गुना बढ़ा दिया जाए तो जो जी का वैल्यू है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो होगा ग्रेविटी खत्म हो जाएगा, और जब ग्रेविटी खत्म हो जाएगा तो यहाँ से वायुमंडल सारे समाप्त हो जाएंगे और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पूरी पृथ्वी बंजर सी हो जाएगी। यहाँ पर एक भी जीव जंतु नहीं पाए जाएंगे जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, वे सब मारे जाएंगे क्योंकि वायुमंडल ही नहीं रहेगा। तो पृथ्वी की अगर रोटेशन को 17 गुना बढ़ा दिया जाए तो जी का वैल्यू एकदम से 0 हो जाएगा। लेकिन ये बढ़ेगा घटेगा कैसे, ये तो अलग की चीज़ है। बाकी इतना ही है कि घूर्णन अगर बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। निर्भर करता है, तो घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो निर्भर करता है, तो घूर्णन अगर 17 गुना बढ़ा दिया तो जी का मान 0 हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि घूर्णन बढ़ने से, घूर्णन बढ़ेगा तो जी का वैल्यू घटेगा। ये तो समझ में आ रहा होगा, इतनी चीज़ें समझ में आ रही होगी। फिर इसके बाद में और सारी बहुत सारी चीज़ें इसमें, पलायन वेग और क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।